हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो एनुअल एग्ज़ाम है आपका सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का 4 क्लास 9th, उसको हम आज इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और जो इंग्लिश का पेपर है आपका, साइंस का पेपर है, ठीक है, हिंदी का पेपर है, वो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ अपलोड किया जा चुका है। तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हो। अभी रिसेंट की वीडियोस में ही आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अभी करते हैं हम एसएसटी का जो है एनुअल जो प्रैक्टिस पेपर आया है उसको। वही पैटर्न है आपका, मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 हैं और समय आपका 3 घंटे का। कुछ यहाँ पे जो गाइडलाइन है बच्चों, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ये इंग्लिश में दी गई है। तो अब हम अपना जो पेपर है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है खंड क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो गलत मिलान इसमें देखिए, हम थोड़ा सा बच्चों ये क्वेश्चंस जो है ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बी रहेगा, गुरुला मंधाता यानी नेपाल। ये क्या है हमारा, ये गलत मिलान है। उसके बाद सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है, यानी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी आपको बतानी है। तो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कौन सी है, एग्रीकल्चर जो है यानी कृषि, वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है मिलान। क्लियर। तो इसमें आप, तो यहाँ पे जो दिया गया है देखिए, टैक्स लेविड बाय द चर्च, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं, चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर, ये क्या होता है, इसको बोला जाता है टाइद। ठीक है, चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, टाइद बोलेंगे। उसके बाद है यहाँ पे राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर क्या होता है, राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर टाइल होता है। उसके बाद है बास्तिल के किले का जो पतन है वो है 1789 और फ्रांस का गणतंत्र होना 1792 में। ठीक है, 1792। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसमें जो भी सही मैच है वो हमारा आंसर सी जा रहा है। तो टैक्स लेविड बाय द चर्च है यहाँ पे टाइथ, और टैक्स लेविड बाय द स्टेट है टाइल। फॉल ऑफ द फोर्ट ऑफ बेस्टाइल ये हो जाएगा 1789 एंड फ्रांस बिकमिंग रिपब्लिक हो जाएगा 1792। ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान करनी है जिसके लेंथ है 60 किलोमीटर और ओरिजिन जिसका क्या है, जो छत्तीसगढ़ है उसकी हाईलैंड है, और ड्रेनेज एरिया जो है वो झारखंड और उड़ीसा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महानदी। ठीक है, आंसर विल बी बी, महानदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। तो इसमें से जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा सी, उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती है। तो ये गलत है, बाकी सारे आपके ठीक रहेंगे। तो उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मानव पूंजी को जो है एक तरह से टॉप क्लास पूंजी माना गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या होएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए महात्मा गांधी जी के विचारों को पढ़कर वाक्य को पूरा करना है। तो ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। क्लियर। तो जो है, मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि उसके देश को बनाने में उसकी भी क्या है, भागीदारी है। तो इसमें मुक्त करे, और गरीब और अमीर के मध्य जो है क्या नहीं होगी, यहाँ पे भरेंगे गरीब और अमीर के मध्य खाई नहीं होगी। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। नेक्स्ट देखिए, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है। तो इसका मेन एम क्या है कि जो यील्ड है ग्रेन पर प्लांट वो जो है क्या हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए। तो इसका आंसर आपका ए रहेगा, इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ ग्रेन पर प्लांट, यानी आंसर विल बी ए, प्रति पौधा अनाज की मात्रा में वृद्धि। नेक्स्ट देखिए, नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में सही बताना है। तो भारतीय संविधान समता मूलक समाज की स्थापना पर बल देता है, यानी ये जो है एक सोसाइटी ऐसी चाहता है जो कि इक्वलिटी पे बेस्ड हो। भारतीय संविधान लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति पर बल देता है, बिल्कुल ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफिसेसेस डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसेसिस फ्रेटर्निटी अमंग इट्स सिटीजन। तो ये भी ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राज के गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 5000 है और उसके गांव में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या 20 है। तो आपको उसकी जन्म दर निकालनी है, उसकी जो है आपको बर्थ रेट निकालनी है। तो इसमें हम बर्थ रेट अगर हम देखें तो कैसे निकलेगी? तो बर्थ रेट निकलती है कि जो है लाइव बर्थ उस इस सेशन में कितने हैं, उसके गांव की टोटल जनसंख्या क्या है मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा 4। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक बुक जो है वो किसने लिखी है? तो ये बुक लिखने वाले कौन है? जॉन लॉक। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट रिटन बाय जॉन लॉक। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें दिया गया है संकल्पना और कारण दिए गए हैं, असर्शन रीजन। तो आपको जो है उन्हीं 4 में से कोई एक आंसर देना होता है। तो यहाँ पे दिया गया है संकल्पना, देखिए क्या दी गई है, प्रथा फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। ठीक है, क्योंकि दासों के साथ बेहद ही खराब व्यवहार होता था। तो ये दोनों ही सही हैं और ये इसके एक्सप्लेनेशन भी हम कहेंगे कि ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। असर्शन है, वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन rhyme was the abolition of slavery in the French colonies because slaves were treated very badly। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। बोथ assertion and reason are true and correct explanation। ना क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकृतन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा। ठीक है, तो इसमें देखिए भवन एक स्थायी पूंजी है। तो बिल्कुल ठीक है, भवन एक स्थायी पूंजी है, एक बार ही इन्वेस्ट करना पड़ता है और उत्पादन में भवन का कई वर्षों तक उपयोग होता है। तो इसका आंसर भी आपका ए ही होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं बच्चों, बिल्डिंग एक फिक्स कैपिटल है और बिल्डिंग आर यूज्ड इन प्रोडक्शन फॉर मैनी ईयर्स। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दिया गया है आपको कि भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न देश है, क्योंकि कोई भी देश भारत को आदेश नहीं दे सकता है। तो आंसर ए हो जाएगा। एंड दैट इज इंग्लिश में देख लेते हैं, इंडियन इज अ सॉवेरियन कंट्री, नो कंट्री कैन ऑर्डर इंडिया। तो आंसर हमारा ए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है बच्चों। इसमें दिया गया है ब्रह्मपुत्र एक सदानिरा नदी है एंड ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदी है। तो इसके अंदर हमारा क्या है कि दोनों ही ठीक हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो ठीक नहीं है। ब्रह्मपुत्र एक पेरिनियल रिवर है, ठीक है, यानी हर टाइम बहती है। तो ब्रह्मपुत्र एक हिमालयन रिवर है। तो इसका ये दोनों ही ठीक है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इसमें से गलत कथन की पहचान करनी है। तो गलत कथन क्या है कि उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती है, ये हमारा इसमें गलत कथन है। एंड सी जो है, ह्यूमन कैपिटल डज नॉट हैव एनी रोल इन द प्रोडक्शन। सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा किए गए सुधारों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को आपको चुनना है। फर्स्ट है सामंती व्यवस्था का अंत है, चर्च द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों को समाप्त कर दिया गया, चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को चर्च के पास रहने दिया। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1 है, 1 और 2 है, 1 और 3 है, या सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें सभी कथन जो है आपके क्या होंगे? सत्य होंगे। इंग्लिश में आप देख सकते हो, एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, एबोलिशन ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय द चर्च, या चर्चेज वर अलाउड टू रिटेन द लैंड ऑन बाय देम। तो इसमें आपके जो है ऑल द स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट। तो डी आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, और उसके बाद देखिए बी जो दिया गया है आपको यहाँ पर 23 डिग्री 30 अक्षांश उत्तर अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ये सब आपको दिया गया है। इसी तरह आपको इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा 17 का है आपका सी आंसर, इसमें ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, जॉन ने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है, बताइए कि ये किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो ये कैसी बेरोजगारी है? ये शिक्षित बेरोजगारी है। ठीक है, बी आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ जॉन हैज़ डन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इंग्लिश में देखेंगे ना, बट ही डजंट हैव एनी वर्क, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज दिस। तो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज। तो ये क्या कहलाता है? मालाबार जो है कोस्ट कहलाता है। बी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट इज गेहूं जो है वो किस प्रकार की फसल है, जायद है, खरीफ है, रबी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गेहूं वो किस प्रकार की है, एक रबी फसल है। तो सी इसका आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद खंड ख देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो 21st क्वेश्चन है, वनों का हमारे जीवन में कोई 2 महत्व लिखिए। राइट एनी 2 इंपोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट इन अवर लाइफ। राइट एनी 2 इंपोर्टेंस लिखनी है। साथ में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है और में 1878 के वन कानून के कोई 2 महत्व आपको लिखने हैं। राइट एनी 2 इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। तो यहाँ से आंसर करेंगे, दे प्यूरीफाई द एयर वी ब्रीथ, जो भी हम सांस लेते हैं उस हवा को शुद्ध करते हैं। फिल्टर द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उसको फिल्टर करते हैं। प्रिवेंट इरोजन एंड एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट बफर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो है एक बफर के रूप में कार्य करते हैं। इसके और में जो क्वेश्चन दिया गया है, एनी 2 इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 डिवाइडेड फॉरेस्ट इंटू रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो जो ये एक्ट था इसने फॉरेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो जो है संरक्षित वन थे, एक आरक्षित वन थे। आरक्षित वन कौन से होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट वर दोज फॉरेस्ट इन विच नो वन कुड एंटर, जिनके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं जिस दैट कैन बी यूज्ड बाय पीपल फॉर कलेक्शन ऑफ फ्यूल, फूड, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो जिसका उपयोग जो है ईंधन की लकड़ी और जो लघु उद्योग होते हैं उनको जो उनके लिए यूज़ उनको किया जा सकता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंस थी फॉरेस्ट एक्ट की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। हाउ इज पॉवर्टी लाइन डिटरमाइंड इन इंडिया। So, in India, the poverty line is estimated by multiplying the prices of physical quantities like food, clothing, footwear, fuel, light, and education, etc. in rupees. The numbers involved in determining the poverty line vary for different years. तो भारत में जो गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है भौतिक मात्राओं जैसे भोजन, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा आदि की कीमतों के रूप में गुणा करके लगाया जाता है। गरीबी रेखा के निर्धारण में शामिल संख्याएं अलग अलग वर्षों के लिए क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शंस, मेनली विद रिस्पेक्ट टू स्पीचेज, पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, पोर्टफोलियो, इलेक्शन मैनिफेस्टो, प्रोसेशन एंड जनरल कंडक्ट। तो आदर्श आचार संहिता मुख्य रूप से जो भाषण है, मतदान के संबंध में जो भी चुनाव के दौरान राजनीतिक और दल और उम्मीदवारों के आचरण के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश उनका क्या है, एक समूह है। मुख्य रूप से भाषण मतदान के दिन, मतदान केंद्र, विभाग, चुनाव घोषणा पत्र, जुलूस, चुनाव के संबंध के चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों का संचालन के लिए भारत आयोग जो है वो जो है काम करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी, उसको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है कि एमएसपी क्या होती है। सो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट इज़ द मिनिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर सर्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो जो मिनिमम प्राइस होती है सरकार द्वारा निर्धारित एक न्यूनतम मूल्य होता है। द फार्मर्स आर पेड ए प्री अनाउंस प्राइस फॉर देयर क्रॉप, तो किसानों को उनकी फसल के लिए पूर्व घोषित कीमत का भुगतान जो है वो किया जाता है। And the MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide incentive to the farmer for raising the production of these crops. और इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हर साल बुआई के मौसम से पहले सरकार द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, MSP घोषित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये है सेक्शन सी है आपका, और इसमें आपके जो है क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। Why did colonial government want to convert pasturage land into agriculture land? कि जो चरवाह भूमि है उसको कृषि भूमि में क्यों परिवर्तित करना चाहती थी जो औपनिवेशिक सरकारें थी। दूसरा इसमें और दिया गया है, हाउ वाज द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट अफेक्टेड बाय द पासिंग ऑफ फॉरेस्ट लॉज। वन कानूनों ने जो घुमंतु चरवाहे थे उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट, द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड इनटू कल्टिवेटेड लैंड।
तो जो भी कॉलोनियल स्टेट थे वो जो है ग्रेजिंग लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में बदलना चाहते थे। लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इट्स फाइनेंस। लैंड रेवेन्यू एक मेन सोर्स था फाइनेंस का। बाय एक्सपेंडिंग कल्टिवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन। इट कुड बी द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन, व्हीट, अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट वर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट में थी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, ऐसा जो है सरकार वो चाहती थी। एंड इट वॉज सीन एज वेस्ट लैंड, उसको केवल एक वेस्ट लैंड की तरह देखा गया था। दैट नीडेड टू बी ब्रोट अंडर कल्टिवेशन, जिसको जो है एक खेती के तहत लाने की क्या थी, ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका और में है कि जो पेस्टोरलिस्ट थे उनकी लाइफ जो है वो किस तरह से अफेक्टेड हुई फॉर द बाय द पासिंग ऑफ फॉरेस्ट लॉज। सो ड्यू टू द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट दे कुड नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर द डेली नीड्स। तो अपनी डेली नीड्स के लिए वो फॉरेस्ट पे डिपेंड नहीं रहे। दे कुड नो लॉन्गर गेट द ग्रेजिंग लैंड फॉर देयर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए उनके पास से जो ग्रेजिंग लैंड थी वो एक तरह से छीन ली गई। एज ए रिजल्ट द कैटल पॉपुलेशन डिक्रीज, कैटल की जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई। सिंस दे वर हाईली डिपेंडेंट अपॉन देयर कैटल फॉर लाइवलीहुड दे सफर्ड अलॉट। और वो जो किसान थे या जो जो घुमंतु थे वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड थे, अपने मवेशी जो पशु थे उनके ऊपर निर्भर करते थे, इसीलिए उनको बहुत कष्ट जो है यहाँ पर उठाना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है एक्सप्लेन द रीज़न फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन के क्या रीज़न थे। माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जो लोग जो है वो चले जाते हैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, तो वो ऐसा क्यों होता है। सो एक्सप्लेन द रीजन ऑफ माइग्रेशन। तो सम पीपल मूव इन सर्च ऑफ वर्क और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू ज्वाइन फैमिली और टू स्टडी। तो लोग जो है वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी या अपनी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं। अदर मूव टू एस्केप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, परसिक्यूशन, टेररिज्म और ह्यूमन राइट वायलेशन। कुछ लोग जो है टेरर के कारण ह्यूमन राइट का जो वायलेशन होता है यानी कहीं पे बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी होती है तो उन चीज़ों से परेशान होकर भी जगह छोड़ के चले जाते हैं। स्टिल अदर मूव इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कुछ जो क्लाइमेट चेंज के कारण नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कोई इस तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाते हैं कि वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी रीज़न हो सकते हैं माइग्रेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। समानता के अधिकार का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द राइट टू इक्वलिटी की राइट टू इक्वलिटी क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 27 है एनालाइज द राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 ट्रीट ऑल पीपल द सेम इन द आईज ऑफ द लॉ। दिस प्रोविजन स्टेट दैट ऑल द सिटीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। ठीक है, तो ये प्रोविजन क्या कहता है कि जो भी सिटीजन्स हैं वो सब इक्वली जो है ट्रीट किए जाएंगे बिफोर द लॉ। द लॉ ऑफ द country protect everybody equal under the same circumstances the law will ट्रीट पीपल इन द सेम मैनर कि सभी के लिए जो है जो भी लॉ होगा सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल रहेगा। दैट इज द लॉ ऑफ राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, हिंदी में देखेंगे अनुच्छेद 14 कानून की नज़र में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करता है। इस प्रावधान में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। देश का कानून सबकी समान रूप से रक्षा करता है। समान परिस्थितियों में कानून लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28। खाद्य सुरक्षा किसी भी देश के लिए क्यों आवश्यक है। वाई इज फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी फॉर एनी कंट्री। आंसर करेंगे फूड सिक्योरिटी इज नीडेड बिकॉज द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज मोर इनसिक्योर एज कम्पेयर टू द पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन व्हेन द कंट्री फेसेस नेशनल डिजास्टर एंड कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट, फूड फेलियर ऑफ क्रॉप्स एटसेट्रा। ठीक है, जो देश का कानून जो है वो सबकी समान रूप से रक्षा करता है। और फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी हो जाती है कि समान परिस्थितियों में कानून जो है वो समान व्यवहार करेगा। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता इसलिए कि जब देश में कोई भी राष्ट्रीय आपदा आती है, भूकंप आता है, तो क्या होता है कि जो गरीबी रेखा से व्यक्ति ऊपर हैं वो तो सुरक्षित हैं, उनकी तुलना में जो समाज का गरीब वर्ग है वो क्या है, वो अधिक असुरक्षित महसूस करता है। तो उनके लिए जो फूड सिक्योरिटी है वो ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 इज व्हाई डू यू थिंक दैट इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, गिव रीजन। आपके विचार में भारतीय न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र क्यों है, कारण बताइए। सो an independent judiciary ensure a justice system that is not controlled by the other arm of the government or any political authority। तो independent judiciary system जो है एक सिस्टम है जिसमें कि वो क्या है, स्वतंत्र है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कोई जवाबदेही रखते हुए उसको अपने सारे काम करने पड़ते हैं।
कोई उसका ऊपर किसी के का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। वाइल अकाउंटेबिलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन सच इंडिपेंडेंस ऑल्सो इंश्योर दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का कोई भी सेक्शन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसकी अवहेलना नहीं कर सकता है, उसकी जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशंस है उनको फॉलो करते हुए सारी जो भी कंडीशंस है उनको पूरा करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन जुडिशरी वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। नाउ सेक्शन डी हम करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 इज डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड डिस्क्राइब द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो प्रेसिडेंट की पावर है, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ इंडिया पर आर्टिकल 60, ठीक है। द प्रेसिडेंट की जो पावर है वो क्या है, अनुच्छेद 60 के अनुसार संविधान और भारत के कानून का संरक्षण है, सुरक्षा और बचाव करना है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। द प्रेसिडेंट मे डिसमिस अ जज विद द 2/3 वोट ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को 2/3 मत से किसी भी न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं, वो बर्खास्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी क्या पावर है। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, जनरली द लोकसभा दे बिलोंग्स टू, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं एक्ट एज द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, जनरली लोकसभा, तो लोकसभा के जो हाउस होता है उसके लीडर होते हैं। एंड इन दिस रूल द प्राइम मिनिस्टर इज टास्क विद रिप्रेजेंटिंग द एग्जीक्यूटिव इन द लेजिस्लेचर, अनाउंस इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन। जो भी इंपॉर्टेंट विधायक होते हैं उन सबको अनाउंस करना, उनको एग्जीक्यूट करवाना, वो सब प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। एंड इज फर्दर एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड ऑफ द टू द अपोजिशन कंसर्न। और जो भी अपोजिशन की डिमांड होती है, किसी भी क्वेश्चन के बारे में क्वेरी होती है, उस चीज़ को क्लियर करना भी प्राइम मिनिस्टर का ही काम होता है। तो बच्चों इसको हिंदी में लिखना मैं थोड़ा भूल गई, ठीक है। तो आप जैसे मैंने अभी हिंदी में एक्सप्लेन किया तो उसी तरह से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, डिस्कस द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य पर आपको चर्चा करनी है कि ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है, इसका अथवा भी देख लेते हैं। भारत में निर्धनता के अंतर्राज्यीय असमानता पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज इन इंडिया, ठीक है। तो इट इज़ द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एज इंक्लूड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइक एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ केयर, जॉब एट्सेट्रा अलॉन्ग विद फूड। तो ये जो गरीबी की एक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि इसमें क्या है, भोजन के साथ साथ जीवन की अन्य आवश्यकताएं जैसे कि क्या हो सकता है, शिक्षा है, बेसिक नीड, शेल्टर है, हमारे जो हेल्थ है, जॉब है, तो इन सब की अवेलेबिलिटी भी इसके अंडर आती है। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन एंड कैन नॉट प्रोवाइड बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज देन इट इज़ कंसिडर्ड एज ह्यूमन पॉवर्टी। अगर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता है, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको मानव जो है गरीबी रेखा के नीचे उसको माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज इन इंडिया। तो इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इन डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री एंड वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो ये एक विभिन्न जो राज्य हैं उनमें गरीब लोगों का अनुपात है, और ये जो अनुपात है ये एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग होता है, यानी हर एक राज्य की अपनी कंडीशंस हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की पॉवर्टी लाइन वो डिसाइड की जाती है, ठीक है। द 2 पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया आर बिहार एंड ओडिशा। तो जो सबसे पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया के वो क्या क्या है, वो बिहार है, उड़ीसा है। इन केरला एंड जम्मू कश्मीर द पॉवर्टी रेशियो हैज़ डिक्लाइन। केरला और जम्मू कश्मीर में जो पॉवर्टी लाइन है वो क्या की गई है, वो डिक्लाइन की गई है, नीचे की गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, या और में दिया गया है कटीले वन और झाड़ियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड राइट अ ब्रीफ नोट ऑन थॉर्न फॉरेस्ट एंड बुशेस, ठीक है। तो हम दोनों ही क्वेश्चन एक साथ करेंगे। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डेंस मल्टी-लेयर्ड एंड हार्बर मैनी टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो बहुत सारे वहाँ पे मल्टी लेयर डेंस जो है पेड़ होते हैं एंड बहुत सारी तरह के होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया रिसीविंग हैवी रेनफॉल। तो जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है दैट इज़ मोर देन 200 सेंटीमीटर। तो जो है वो ऐसे जो
एरिया हैं उनमें ये डेंस फॉरेस्ट होते हैं। दे आर वेरी डेंस, इवन द सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। ये इतने घने होते हैं कि जो सनलाइट है वो भी, सूरज की रोशनी वो भी ज़मीन पर नहीं पहुंच पाती है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन थॉर्न फॉरेस्ट एंड बुशेस। तो थॉर्न फॉरेस्ट और बुशेस के बारे में हमें लिखना है। द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब आर फाउंड इन रीजन विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो जो थॉर्न फॉरेस्ट हैं, स्क्रब्स हैं, तो ये कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। द मेन प्लांट स्पीसीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर अकेशिया, कैक्टाई, यूफोर्बिया एंड पाम। तो ये सारी कैटेगरी के प्लांट्स इसके अंदर आते हैं। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। तो वो क्या है कि इनकी जो रूट्स हैं वो लंबी होती हैं ताकि नीचे से क्या आ सके, उनको मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो सके। द स्टेम आर सक्लेंट टू कंजर्व वाटर। जो स्टेम है वो थोड़ी मोटी होती है उनके अंदर, ताकि जो वाटर है वो कंजर्व रहे, ट्रांसपिरेशन ना हो, तो वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33। कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचारों की व्याख्या कीजिए और रूस में स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम कैसे लागू किया गया था। तो एक्सप्लेन द मेन आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड हाउ वाज द स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन रशिया। ये आपको बताना है, ठीक है। सो मेन आइडियाज थे कार्ल मार्क्स के। तो कार्ल मार्क्स आर्ग्यू दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, कि जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक समाज है वो कैसा था? पूंजीवाद था। कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वर प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। पूंजीपतियों के पास कारखानों में निवेश की गई पूंजी थी और पूंजीपतियों का लाभ श्रमिकों द्वारा उत्पादित किया जाता था, यानी जो भी वर्कर थे वो उनके लिए काम करते थे। The condition of worker could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalist। कि जो भी ये लाभ था जो निजी पूंजीपतियों द्वारा संचित किया जाता था, और उनके लिए वो सारा लाभ रख लेते थे, लेकिन जो श्रमिक होते थे ना, वर्कर होते थे, उनको उसका 1%, मतलब 1% सेंस कि उनको उसका लाभ नहीं मिलता था, बेशक कितना ही उत्पादन बढ़ जाए। तो इसके खिलाफ जो है कार्ल मार्क्स उन्होंने अपनी आइडियाज़ दिए थे। नेक्स्ट इज हाउ वाज स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन रशिया। रशिया में जो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया? स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। तो आंसर रहेगा स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। पीजेंट वर फोर्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। पीजेंट को जो है यानी ये कलेक्टिव फार्म्स जो है उनके अंदर काम करने के लिए फोर्स किया गया। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ऑनरशिप ऑफ द कलेक्टिव फार्म। और अधिकांश जो भूमि थी, औजार थे, वो सामूहिक खेतों के जो स्वामी थे उनको स्थानांतरित कर दिया गया। पीजेंट वर्क ऑन द लैंड एंड द कोलखोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड। पीजेंट जो है वो लैंड पर काम करते थे और कोलखोज जो है उनको लाभ क्या किया जाता था? साझा किया जाता था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सामूहिकीकरण कार्यक्रम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेक्शन ई दिया गया है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है। तो इसमें ये अनुच्छेद दिया गया है। तो जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, तो पहले बच्चों हिंदी में कर लेते हैं, इंग्लिश में भी आप जो है इसको पढ़ के और इसके आंसर कर सकते हो। जिस तरह संविधान सभा ने यह काम किया कि संविधान को पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला, सर्वसम्मति वाला था, ठीक है। और कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए। और उसके प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 1000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिन गंभीर जो है क्या हुई? चर्चा हुई। उसके बाद इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। और जो है संविधान की व्याख्या के लिए इस तरह की बहस का दस्तावेजों का उपयोग किया जाता था। तो अब देखिए संविधान सभा में हुई चर्चा और प्रस्ताव को किस नाम से प्रकाशित किया गया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से प्रकाशित किया गया। प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप के अध्यक्ष थे। संविधान की व्याख्या के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है और क्यों? ठीक है, तो संविधान की व्याख्या के लिए किस तरह का, जो भी जिसके बारे में बहस करनी होती है तो उसके दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है। तो संविधान की व्याख्या के लिए बहस के दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है और इन्हीं बहस के प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को जो है समझा जा सकता है। तो यहाँ से इसका आंसर आप लिख देंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये इंग्लिश में दिया गया है। तो बच्चों बहुत ही आसान है। फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, जो हमने अभी ऊपर किया था, ठीक है। इसमें कहाँ दिया गया है? ये रहा। फर्स्ट का आंसर आप हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। और इसके जो है ये फ्रेम जो किया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
और थर्ड का आंसर आपका यहीं से हो जाएगा, दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका थर्ड वन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो ये भी आपके इसी तरह का अनुच्छेद दिया गया है। जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते हैं। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री, घड़ी साज, ये सब हैं। उनका नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? पहले का आंसर यही हो जाएगा बच्चों, ये है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये हैं जैकोबिन क्लब के नेता। उसके बाद है जैकोबिन क्लब की लाल टोपी किसका प्रतीक थी? तो इसी में दिया गया है कि ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर पर घुटने तक पहने जाने वाले और ब्रीचेज पहनने वाले कुलीनों को खुद से अलग करने के लिए किया गया था। ठीक है, इसीलिए जैकोबिन की सो कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाले। सो कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो कि किसका प्रतीक थी? स्वतंत्रता का प्रतीक थी। तो लाल टोपी किसका प्रतीक थी? लाल टोपी जो है वो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। फ्रांसीसी समाज में जैकोबिन क्लब का महत्व बताइए। तो उनका महत्व जो है वो क्या था, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो फ्रांसीसी समाज में जैकोबिन क्लब का महत्व यही हो जाएगा कि जो है इस क्लब के सदस्य जो है ये कम समृद्ध हिस्से से आते थे, दुकानदार, कारीगर ये सब थे, और उन्हीं को स्वतंत्रता दिलाने का काम, उनको उनका हक दिलाने का काम जो है वो जैकोबिन क्लब का एक क्या था, उनका मुख्य उद्देश्य था। तो इस तरह से बच्चों आप इसको लिख देंगे। तो यही हो जाएगा, हु इज़ द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। ठीक है, तो रॉबेस्पियर जो है वो कौन हो जाएंगे? जैकोबिन रॉबेस्पियर वो इसके क्या हो जाएंगे? लीडर हो जाएंगे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। व्हाट डिड रेड कैप जैकोबिन सिम्बोलाइज? तो वो क्या था? इट सिम्बोलाइज लिबर्टी। मेंशन द इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस ये हो जाएगी, लेस्पोरस प्रेस सेक्शन ये सब लोग आते थे। एंड द एम ऑफ द जैकोबिन क्लब इज to provide the liberty to these peoples who were on low who were you can say belong to the lower section। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से सेकंड आपको जो दिया गया है अनुच्छेद, इसके आंसर हम करेंगे। तो इसमें देखिए, पश्चिम से पूर्व तक हिमालय का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो क्षेत्रों के आधार पर। ये पहले का आंसर हो जाएगा। सेकंड है, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो पंजाब हिमालय जो है सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित है, सतलुज एवं सिंधु। तीसरा है, पूर्वी पहाड़ियों की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है और मजबूत बलुआ पत्थरों के अवसादी सेल से बनी है। ये घनी जंगलों से ढकी हुई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लास्ट तक भी लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी यही रहेगा कि ये जो है किसके बेस पे डिवाइड किया गया है, ऑन व्हाट बेसिस द हिमालयन डिवाइडेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बिटवीन विच टू रिवर पंजाब हिमालय प्रेजेंट? दैट इज इट इज प्रेजेंट बिटवीन इंडस एंड सतलुज। थर्ड जो दिया गया है, व्हाट आर द मेंशन टू फीचर्स? तो टू फीचर्स यहाँ से हो जाएंगे, दीज हिल्स रनिंग थ्रू द ईस्टर्न स्टेट कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड वैलीज। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपको दिए गए हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको बताना है एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। ठीक है, ये बताना है। एंड उसके अलावा जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, आपको ये राजनीतिक मैप, इंडिया के मैप में आपको हिमाचल प्रदेश, अनाईमुड़ी, बिहार, कोंकण, वुलर झील, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। सो जो टू प्लेस आपको मार्क करने हैं, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, वो है एक एलाइड नेशन और एक एक्सिस पावर। ठीक है, एक मित्र राष्ट्र और एक दूरी राष्ट्र। तो इसमें देखिए ए और बी दिया गया है। तो ए जो है ये यहाँ पे क्या है, ये है इंग्लैंड, और बी क्या है, बी है यहाँ पे टर्की। तो ये आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे, इंग्लैंड एंड टर्की। ठीक है, ए इंग्लैंड हो जाएगा, बी जो है वो टर्की हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, अनाईमुड़ी, बिहार, कोंकण और वुलर लेक। ये आपको इंडिया के मैप पे इनको आपको शो करना है। सो ए में आपको कहा गया है हिमाचल प्रदेश, तो ये जो है आपका हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश। बी जो है क्या है, अनाईमुड़ी, तो ये हो जाएगा बी अनाईमुड़ी। ठीक है, सी जो है क्या है, सी आपका कहा गया है बिहार, तो सी हो जाएगा यहाँ पे बिहार। ठीक है, उसके बाद डी क्या था, डी आई थिंक कोंकण तट था। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पे कोंकण तट।
और उसके बाद था ई जो है वुलर लेक। तो वुलर लेक आपका कुछ यहाँ जो है इसकी जो लोकेशन आपकी रहेगी लगभग इधर रहेगी वुलर लेक की। ठीक है, तो बच्चों ये आपका ई हो जाएगा। तो ए हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया और बी जो है वो इधर आ जाएगा नीचे जो हमने अभी किया था अनाईमुड़ी। सी हमारा बिहार आ जाएगा और डी हमारा इधर कोंकण तट आ जाएगा और ई जो है हमारा आ जाएगा वुलर लेक। क्लियर। तो ये थे आपके मैप के क्वेश्चंस जिसमें आपने एक इंडिया का मैप किया, एक वर्ल्ड के मैप पे किया। बाकी आपको यहाँ पे विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, तो आप चाहो तो इनको भी कर सकते हो। सो ये था स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बच्चों समझ में आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।